आज हम लोग सचिन सर का नोट्स का वीडियो पार्ट नंबर 2 बनाया जा रहा है। सीडीपी का पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत उपयोगी है। एनसीईआरटी का नोट्स है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता आएगा। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से तो बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीजों के पीछे कारण जानना चाहते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इनमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ या व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: सीखना अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन की प्रक्रिया। सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया मतलब मेंटल प्रोसेस है। सोशल स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञानों का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकॉन्ग्रिंग करना चाहिए। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर यह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। तब प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम मुख्य रूप से क्या है? एक सामाजिक क्रिया। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। अधिगम वक्र कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ आरेख ETC से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सरल रेखीय वक्र स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। फिगर देखिए सरल रेखीय वक्र का। फिर उन्नोत्तर वक्र एलिवेशन कर्व, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। तीसरा देखिए नतोदर अधिगम वक्र कॉनकेव लर्निंग कर्व, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मिश्रित अधिगम वक्र, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र वृक्कों नतोदरों अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है। लर्निंग प्लेट्यूज अधिगम प्लेट्यूज, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना अवनति। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण के स्तर क्या है? लेवल ऑफ द टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है।
स्मृति स्तर मेमोरी लेवल यह हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चों के रटने पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। समझ बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल यह मॉरिसन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वे इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यावहारिक प्रयोग भी कर सके। चिंतन स्तर यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना गया। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों और सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है और फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने की अवसर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। समूह सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया माइक्रो टीचिंग साइकिल पाठ्य योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएंगे। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट। पुनः पाठ्य योजना इसमें 12 मिनट। पुनः शिक्षण 6 मिनट। पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, कुल 36 मिनट। अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने में प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। स्थानांतरण के प्रकार धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ऋणात्मक स्थानांतरण किसी कार्य को करने को ज्ञान योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो तो सहायक होता है, ना कि बाधक होता है, तो वहां पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिज स्थानांतरण जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान अनुभव तथा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास इसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम और क्षमता सीखने की क्षमता का योग्यता सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम और क्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था वेरिएबल स्टेज है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ
उसे क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिस्कलूलिया, डिस्कलूलिया गणितीय गणना से संबंधित समस्या। डिस्मोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। डिस्मोर्फिया किसे कहते हैं? भ्रम वाली स्थिति को कहते हैं। डिस्फासिया, बोलने से संबंधित विकार। डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित विकार। डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित विकार। अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADH का मतलब हुआ अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। स्वलीनता, आत्म केंद्रितता, एटिज्म, दोहराव। रिपीटिव और बार बार किए जाने, रिपीटेटिव मतलब दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाली व्यवहार, बिहेवियर, एटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाए गए युक्तियां। जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव है। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे कराना, बुक्स, TLM आदि उपलब्ध कराना। ग्रामक गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होता है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता आदि। EL थॉर्नडाइक त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी थी त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। प्रयोग, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। ठीक है, देखिएगा, पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। यह प्रयोग यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। दोस्तों, आज दिवाली है, थोड़ा बड़ा पटाखा छूट रहा है, उससे कोई लेना नहीं, पढ़िए मुझसे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए गए, मुख्य नियम, गौण नियम, प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। दोस्तों, एग्जाम पूर्व 21 पर सचिन सर का सीटेट का पूरा
क्लास नोट्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो वीडियो को देखें और समझें। 1-2 बार देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा CTP क्या होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ द एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडियस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ द इफेक्टिव। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। गौण नियम, सेकेंडरी लॉ, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ द मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं, समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ द पार्टियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ द एस्यूमुलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को अपने पूर्व पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगमता और सरल हो जाता है। चलिए आगे। मनोवृत्ति, अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ द डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृद्धि होगी उतनी ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे और अगर अभिवृद्धि कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। सहचर क्रिया का नियम, लॉ ऑफ द एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया के अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। इरर्स, बच्चे के इरर्स उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की इरर्स संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्राइव की जरूरत है। अल्बर्ट बंडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। बंडुरा साहब को, अल्बर्ट बंडुरा कनाडा के निवासी थे। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है। दोस्तों, ये चैनल एग्जाम्पल 29-21 न्यू चैनल बनाया गया है। आप सब इसको लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सीटेट तक श्री सचिन सर का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, सीटेट का हर चैप्टर का। चलिए पढ़ते हैं। इस सिद्धांत में दूसरे को व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अनुकरण करना, इमल्टिएशन, मॉडलिंग। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडुरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई, प्यार का फिल्म दिखाई, समाज का फिल्म दिखाई, हिंसा का फिल्म दिखाई। बंडुरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, अटेंशन अवधान, रिटेशन धारणा, रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा।
पावलोव सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। आईपी पावलोव यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगी। जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उनके कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्तों को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसी ही घंटी बजती थी तो कुत्ता के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। फूड और बेड, कंडीशनल स्टिमुलस। लार देखिए घंटी बज रहा, कुत्ता लार टपका रही है। उद्दीपक सामनीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर कुत्ता लार टपकना शुरू कर देता है। विलोपन, अगर कंडीशनिंग स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनिंग स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा। विभेद, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा। चलिए आगे चैप्टर चलते हैं। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिए, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। पहला प्रयोग बीएफ स्किनर ने किस पर किया? चूहे पर किया। उसके बाद दूसरा प्रयोग किस पर किया पूछेगा तो कबूतर पर किया गया है। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे ही सही अनुक्रिया करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, क्या वह
रेनफोर्समेंट हुआ, पेपर पास करने पर पापा मम्मी खुश हुए तो क्या दिए, साइकिल दिए, मोबाइल दिए। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना। दोस्तों अभी न्यू चैनल बनाया गया है, आप लोग साथ दीजिए, पूरा अच्छा से बताया जाएगा। अभी स्टार्टिंग पीरियड है, तो हमारा गलती भी होता है तो माफ़ कीजिएगा। आप सबको क्लास नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखिए और टेलीग्राम से जुड़िए, पूरा PDF सेंड कर दिया जाएगा एग्जाम्पल 21 से। सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नकारात्मक पुनर्बलन निगेटिव रेनफोर्समेंट जैसे दंड देना, मना करना, डांटना आदि। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। पुनर्बलन अनुसूची यह दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों की तारीफ करना। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची पार्शियल रेनफोर्समेंट सेक्सुअल शेड्यूल है, गलती होगा तो हम लोग पार्टनर इंग्लिश में तो माफ कीजिएगा। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों का तारीफ करना। मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ते हैं, चलिए आगे। यह सिद्धांत इरिक एरियसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट। 0 से 1.5 1.5 वर्ष से 2 वर्ष जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देता है। इस क्रिया से बच्चे में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फिगर देखिए, डांट मिला तो कानने रोने लगा और प्यार मिला तो हंसने लगा माता पिता का। स्वायत्ता बनाम शर्म लाज शक। ऑटोनॉमी vs सेम डेप्थ। 2 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष तक बच्चे के बीच, यानी 2 से 3 वर्ष तक। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, वे दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो यह स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने में पर डांटते हैं तो वे बच्चों अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। तीसरा देखिए, पहला बनाम दोष, इनिटिएटिव vs गलती। 3 से 6 वर्ष का जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव मतलब गिल्ट फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता। इंडस्ट्री vs वेरिएटी 6 से 12 वर्ष के बच्चे के बीच पाया जाता है। उत्तर बाल्यावस्था, इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया और
उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आना शुरू हो जाती है। पांचवा नियम चलिए पढ़ते हैं। पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी बियस कंफ्यूजन 12 से 18 वर्ष के बच्चों में। किशोरावस्था, इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आत्मीय बनाम अलगाव, 18 से 35 वर्ष के पूर्व व्यवस्थावस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरलिटी, जननात्मक बनाम स्थिरता 35 से 65 वर्ष के एज में होता है। मध्य व्यवस्थावस्था, जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उसमें अस्थिरता आ जाता है। संपूर्ण बनाम निराशा, 65 वर्ष से ऊपर में होते हैं। प्रौढ़ावस्था, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसे निराशा आ जाती है। चलिए जिन प्याजे के बारे में पढ़ते हैं और वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगला पार्ट में फिर इसके आगे पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा। जिन प्याजे विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्ध सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। साम्य धारणा, संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव के शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होता है। ऑर्गेनाइजेशन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। चलिए आगे पढ़ते हैं, 4 अवस्था को देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मेटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष।
इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थापित ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पर ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गॉड डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीववाद एनिज्म जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। अकेंद्रित ईगोसेंट्रिज्म यह बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। फिगर देखिए, समझिए। अपलटावी इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। सिर्फ 4+6 अपलटावी करते हैं। 10 हुआ, लेकिन 6+4 नहीं बता पाएंगे। मुद्रा संप्रत्यय दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण 5वां अवस्था। चलिए चौथा में देखिए, ये केंद्रीकरण कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इस समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को कंसंट्रेशन कहते हैं, मतलब केंद्रीकरण कहते हैं। 6 संरक्षण कंजर्वेशन अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। क्रमबद्धता इसमें बच्चा वस्तुओं तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। तीसरा पॉइंट चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 अवस्था के बच्चे को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल देखिए, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए आंसर, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या करता है बच्चा? अमूर्त चिंतन, मतलब सोचने लगता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अपना वातावरण दिया जाए तो वह अपने अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। चलिए आज तक यहीं रखा जाता है वीडियो को। आप सबको अगर अच्छा लगता है कि वीडियो आगे इसका बनाया जाए, सचिन सर्कल वीडियो आगे और बनाया जाए नोट्स का, तो आप लोग कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एग्जाम्पुल 21 को।
थैंक यू दोस्तों।